हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स। बहुत लोग बोल रहे थे कुछ दिन से सर पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डेमो डालने के लिए, है ना। तो आज मैं पावर सिस्टम लेके आया हूँ। सबसे पहले देखेंगे इस पावर सिस्टम में अपन कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पावर सिस्टम की अगर बात करें तो क्या आएगा, जनरेशन, देन हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन। हाई वोल्टेज के बहुत सारे एडवांटेज आते हैं ट्रांसमिशन पे, जैसे ट्रांसमिशन लॉस क्या होता है, कम, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो देखो सबसे पहला जनरेशन। जनरेशन में अपन कवर करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स लाइक थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर एक्सेट्रा, पंप स्टोरेज, है ना। किस प्लांट को हम बेस लोड पे यूज़ करते हैं, किसको पीक लोड पे, किस में कौन सी फ्यूल यूज़ हो रही है, किसकी क्या एफिशिएंसी है ना। एक एक करके देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे कंपोज होते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी में इकोनॉमिक फैक्टर्स। यहाँ से भी सवाल कंपोज होते हैं इकोनॉमिक फैक्टर से। इकोनॉमिक फैक्टर डिफरेंट टाइप फैक्टर से, जैसे हो गया आपका प्लांट लोड फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, निकालेंगे यहाँ पे। थर्ड इसमें इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, है ना। अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पावर सिस्टम, तो पावर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या होगी, जो कॉस्ट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल पावर का क्या होना चाहिए, मिनिमम। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर पर यूनिट शुड बी मिनिमम। तो मिनिमम के लिए जो पावर है इकोनॉमिकल हो, उसके लिए किस जनरेटिंग स्टेशन को हाईएस्ट पैरिटी पे रखें, किसको लीस्ट पैरिटी पे, वो किस में डिस्कस करते हैं अपन, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। सेकेंड, कुछ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स जो हमेशा क्या होने चाहिए, विद इन ऑपरेटिंग लिमिट, है ना। दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करेगा पावर सिस्टम की, तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हमेशा क्या होने चाहिए, विद इन ऑपरेटिंग लिमिट्स। तो उसमें पहला आपका जैसे वोल्टेज, तो इसमें टॉपिक है वोल्टेज कंट्रोल। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अपन कवर करने वाले हैं, है ना, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन। मैं बताऊंगा रिएक्टिव पावर कंपनसेट करने से वोल्टेज कंट्रोल कैसे होता है। इवन रिएक्टिव पावर कंपनसेशन से पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट वाला भी पार्ट कवर हो जाता है। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए भी रिएक्टिव पावर कंपनसेशन करते हैं। अगर मैं मशीन की बात करूं तो मशीन में रिएक्टिव पावर वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ अपन सिंक्रोनस मशीन में कवर करते हैं, बट इन केस ऑफ पावर सिस्टम ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मैं बेसिक कवर करूंगा पावर सिस्टम का, तो उस बेसिक में मैं बताऊंगा रिएक्टिव पावर कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना पावर सिस्टम के हिसाब से। क्योंकि अगर मैं वोल्टेज कंट्रोल की बात करूं तब भी रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की बात करूं तब भी रिएक्टिव पावर कंपनसेशन। नेक्स्ट है लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में अपन देखेंगे कि जैसे ही लोड इंक्रीज करते हैं अपन, तो स्पीड क्या होता है, कम, स्पीड कम होने से फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डाउन, है ना। तो इस फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कैसे मेंटेन करें, वो कहाँ कवर करेंगे अपन, लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में। फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कैसे रखें, हम देखेंगे लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। इसमें एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी कवर करेंगे स्पीड रेगुलेशन से। अगर मैं बात करूँ सिंक्रोनस मशीन की, तो जब सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ते हैं उसमें एक पार्ट पढ़ते हैं पैरेलल ऑपरेशन। तो पैरेलल ऑपरेशन में स्पीड रेगुलेशन वाला पार्ट पढ़ते हैं, जैसे आपको वोल्टेज रेगुलेशन होता है, नो लोड से फुल लोड पे वोल्टेज का चेंज। सिमिलरली स्पीड रेगुलेशन है नो लोड से फुल लोड पे स्पीड का चेंज, या बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी का चेंज, है ना। तो नो लोड पे सपोज दैट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, जब वो जनरेटर पूरा लोड शेयर करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, थोड़ी सी डाउन, कुछ 2% 3% रिडक्शन होता है ना। उस कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल कंपोज होते हैं, वो इवन मैं सिंक्रोनस में भी बताता हूँ, यहाँ भी डिस्कस करेंगे अपन, है ना, स्पीड रेगुलेशन वाला पार्ट। नेक्स्ट इसके बाद ट्रांसमिशन, ये बड़ा टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट भी आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें कवर करते हैं अपन ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स।
ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स, जिसमें मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आरएलसी के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आरएलसी है ना, इसके जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो पैरामीटर्स है आरएलसीजी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस है ना, तो इसके कैलकुलेशन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस, ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस। तो इस परफॉर्मेंस में हम लोग क्या करते हैं, मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन देखते हैं, मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जिसके अंदर अपन कवर करेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है ना, इसमें देखेंगे आर एंड एल लेंगे, कैपेसिटर क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्यों करते हैं आगे देखेंगे। देन मीडियम, जिसके अंदर नेटवर्क देखेंगे, दो मॉडल, टी मॉडल एंड पाई मॉडल, मीडियम एंड देन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है ना। परफॉर्मेंस में क्या कवर होगा, परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो कवर करें यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी की बात हो रही है, वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी है ना। देन इसके बाद कुछ मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन, जिसमें अपना क्या कवर होगा, इंसुलेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंसुलेटर्स, जिसके अंदर आप क्वेश्चन की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी वाला पार्ट, ठीक है। फ्लेक्सिबल पावर ट्रांसफर की बात करें, फ्लेक्सिबल ट्रांसफर पावर ट्रांसफर की बात करें तो उसके लिए अपन कवर करते हैं अंडरग्राउंड केबल्स, उसके लिए कवर करेंगे अपन अंडरग्राउंड केबल्स, अंडरग्राउंड केबल्स है ना। अंडरग्राउंड केबल से जो सवाल पूछे जाते हैं जनरली होते हैं ये आर एंड सी के कैलकुलेशन पे, आर एंड सी के कैलकुलेशन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं अंडरग्राउंड केबल से, ठीक है। फिर अपन कवर करेंगे इसके बाद लोड फ्लो एनालिसिस है ना, या स्टडीज बोल सकते हो है ना। अंडर हेल्दी कंडीशन, जब हेल्दी कंडीशन है तो कितना पी की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू, वी की वैल्यू, आई करंट की वैल्यू, पावर फैक्टर की वैल्यू है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लोड फ्लो एनालिसिस में, लोड फ्लो एनालिसिस और नेटवर्क थ्योरी में ग्राफ थ्योरी, दोनों बातें सेम है, बस ग्राफ थ्योरी में नंबर ऑफ नोड्स कम होते हैं। लोड फ्लो एनालिसिस की बात करें तो अगर मैं पावर सिस्टम की बात करूँ तो बस बार बहुत सारे होते हैं है ना। फिर उसमें इटरेशन मेथड भी पढ़ते हैं, गॉस सीडल एंड न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो पावर सिस्टम होना चाहिए कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, कैसा, रिलायबल। तो उसके लिए अपन स्टडी करते हैं पहले फॉल्ट एनालिसिस, फॉल्ट एनालिसिस है ना। इसमें सबसे पहला दो पार्ट होते हैं इसके, इसमें सबसे पहला आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट किसको बोलते हैं, तो जो बैलेंस थ्री फेज सिस्टम है, अगर फॉल्ट होने के बाद भी सिस्टम आपका बैलेंस्ड है, मतलब तीनों फेज के करंट अभी भी सेम है, बैलेंस्ड है, एंगल भी सेम है, तो आपका सिस्टम क्या है, बैलेंस्ड। इसका मतलब कौन सा फॉल्ट है, सिमेट्रिकल। फॉल्ट के बाद भी अगर सिस्टम बैलेंस्ड है तो फॉल्ट कौन सा है, सिमेट्रिकल है ना। तो तीनों फेज के करंट सेम है, तो आप थ्री फेज एनालिसिस ना करके हम लोग सिंगल फेज की भी एनालिसिस कर लें, क्योंकि तीनों फेज के करंट क्या है, सेम, तो कौन सा फॉल्ट है आपका, सिमेट्रिकल। नेक्स्ट दूसरा जो है वो कौन सा है, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब फॉल्ट होने के बाद सिस्टम क्या हो गया, अनबैलेंस्ड। इसमें जो पार्ट है आपको कवर करने हैं, जो कौन कौन से फॉल्ट है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है ना। इसमें क्या होता है, सिस्टम अनबैलेंस। तो जब इसकी स्टडी करनी होती है अनसिमेट्रिकल की, तो सबसे पहले अनबैलेंस्ड को हम लोग बैलेंस सिमेट्रिकल कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टडी करते हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट के, सिमेट्रिकल कंपोनेंट सब आगे बताऊंगा है ना। सिमेट्रिकल कंपोनेंट, देन इसके बाद स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। अब ऐसा ना हो कि आपका फॉल्ट हुआ हो और उससे जनरेटर अफेक्ट हो गया हो, है ना। तो जनरेटर शुड नॉट बी अफेक्टेड फॉर एनी फॉल्ट। ये कहाँ स्टडी करेंगे अपन, स्टेबिलिटी में। ऐसा ना हो कि जनरेटर सिंक्रोनिज्म लूज कर जाए, है ना। जनरेटर हमेशा किस पे, कौन सा स्पीड पे होना चाहिए, सिंक्रोनस स्पीड पे, सिंक्रोनिज्म लूज नहीं हो, है ना। तो क्या स्टडी कर, कहाँ स्टडी करेंगे, स्टेबिलिटी में। स्टेबिलिटी एक्चुअल में है क्या,
कि आपका जो जनरेटर है उसका बिहेवियर कैसा है आफ्टर फॉल्ट, आफ्टर फॉल्ट। तो ये इसमें दो पार्ट कवर करते हैं अपन, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। बेटा अगर जेई की बात करूँ तो जेई के सिलेबस में तो है ही नहीं है स्टेबिलिटी वाला पार्ट, बट अगर मैं मशीन की बात करूँ, इलेक्ट्रिकल मशीन, तो इलेक्ट्रिकल मशीन में बेटा आप सिंक्रोनस मशीन पढ़ते हो तो उसमें स्टेबिलिटी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इस पार्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी देखेंगे, उसके बाद एक दूसरा है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इन डेप्थ, क्योंकि इक्वल एरिया क्राइटेरिया वाला पार्ट आपके लिए लिस्ट इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। इसका काम क्या पड़ता है, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट द फॉल्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट द फॉल्ट। ये कहां कवर करते हैं अपन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अपन कवर करते हैं दैट इज रिले एंड सर्किट ब्रेकर। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो आपके लिए पार्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है बताऊंगा मैं लास्ट में, है ना। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कवर करेंगे, जिसमें बोथ एसी एंड डीसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। उसके बाद कुछ मिसलेनियस पार्ट इसमें कवर कर लेंगे, जैसे आपका हो गया कोरोना एंड HVDC, कोरोना एंड HVDC, ये सब पार्ट कवर करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होगा सबसे ज़्यादा, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट, स्विच गियर प्रोटेक्शन, देन आपका फॉल्ट एनालिसिस का ये इतना पार्ट। यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा पार्ट कवर करना बहुत अच्छे से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये थोड़ा लेंदी पार्ट है, कवर करना भी बहुत ज़रूरी है। देन आपका वोल्टेज कंट्रोल जो रिएक्टिव पावर कंपनसेशन वाला पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका जनरेशन, बाकी बेटा स्टेबिलिटी वाला पार्ट अगर मैं जेई की बात करूँ नहीं है, बट सुनो बात एक ध्यान से, जैसे कंट्रोल सिस्टम आपके एसएससी जेई के सिलेबस में मेंशन नहीं होता है, बट आप अदर पेपर में बैठो तो अदर पेपर में वही पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ ऐसे हैं जो आपके एसएससी जेई के सिलेबस में नहीं है, बट मैं पढ़ाऊँगा वो चीज़ें, क्योंकि मैं RSEV के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, और RSEV में जो सिलेबस होता है वो डिग्री के अनुसार होता है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट मैं कवर करूँगा एक एक करके। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की भी वीडियोस मैं कुछ दिन में डाल दूंगा। ठीक है, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं आप ही के लिए बिजी हूँ क्लास अरेंज करने में। और जो क्लास से रिलेटेड इशू है वो मैं 5 सितंबर को एक वीडियो बना के डाल दूंगा, आपके सारे इशू में क्लियर कर दूंगा उस समय। ठीक है, थैंक यू।